अचानक 2-3 मिनट हो गए, कुछ दिख नहीं रहा है और लंगूर लगातार कॉल दे रहा है। वो उसने रोड के राइट हैंड पे मेरी साइड में एक बार भी नहीं देखा और हम सब इधर की तरफ देख रहे हैं, मैं भी। अचानक एक जोर सी धाड़ के साथ, लेकिन मैंने जब टाइगर पे काम किया था मुझे पता था कि टाइगर इज हाईली अडेप्टेबल, सिचुएशन को अपने हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है वो। और मैंने फिर सस्टेनेबल इकोलॉजिकल टूरिज्म स्टार्ट किया कॉर्बेट के अंदर वे बैक इन 1994-95। उस जमाने में बहुत कम लोग जानते थे। कान्हा में टूरिज्म स्टार्ट हो गया था, लेकिन अनरेगुलेटेड था, अनकंट्रोल्ड टूरिज्म था। फिर ये रेगुलेटेड टूरिज्म हमने कॉर्बेट में स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद जो मेरा मानना था, क्योंकि ज़्यादातर फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे वो इसके खिलाफ थे कि आप जंगल में जाएंगे टाइगर डिस्टर्ब होगा, ये होगा, वाले टूरिज्म के ऊपर लेके जाएगा। हालांकि मेरे जो सीनियर्स थे, वाल्मीकि थापर या फतेह सिंह राठौर या एच एस पंवार साहब या जो बड़े बड़े जो जिन्होंने फील्ड में भी टाइम गुजारा है और टूरिज्म के अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते टूरिज्म को, उसके पीछे उनको रीज़न रहा होगा। मैं हमेशा टूरिज्म का बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा हूँ। इको टूरिज्म गाइडलाइंस बना दी थी, उन गाइडलाइंस के बेसिस पे आज टूरिज्म चल रहा है सब जगह, वो तो सब सही हो रहा है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई भी कंट्रोल रेवेन्यू लैंड पे नहीं है। जो आपने बात की मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो पहले भी था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब ज़रा ज़्यादा बढ़ गया, सुर्खियों में ज़्यादा आ गया है कि जितने एरियाज़ खोल सकते हैं किसी भी स्टेट में जिसका फॉरेस्ट कवर लगभग 75% है, तो उसमें वहाँ के लोगों को रोज़गार भी तो वहीं से मिलेगा। अब उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट कवर है तो रोज़गार ही फॉरेस्ट से मिल रहा है। उन्होंने मुझसे मुलाकात की तो मैंने उनसे कहा कि पहले मुझे स्टोरी बताइए क्या है। तो उन्होंने मुझे स्टोरी बताई। वो ऐसी बताई कि एक जंगल है जिसके अपने कानून नियम हैं, उसको कोई अगर तोड़ेगा तो जंगल अपना बदला अपने आप लेगा। एक दाबका करके जगह है, वहाँ पे एक शूटिंग हो रही थी, वहाँ पे एक ढाबा बनाया था उन लोगों ने। तो वहाँ पे बिल्कुल जंगल का इलाका है, दाबका है, बेसिकली पानी बहता है पास से। वहाँ पे एक पाइथन निकल आया, बर्मीज पाइथन होता है हमारे यहाँ कॉर्बेट में, बड़ा सा जानवर। जब वो निकल आया तो जो पब्लिक देखने आई थी शूटिंग, उसमें ज़रा सी बेचैनी सी हो गई। एक लोग जो है वो होने लगे, आवाज़ निकाल लगे, शूटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। मैं वहाँ गया और मैंने जाके उसको सांप को पकड़ के मैं ले जाने लगा जंगल की तरफ। जब मैं जाने लगा तो पीछे से मेरे भागते हुए आ रहे थे जॉन अब्राहम और वो जो क्या नाम है, विवेक ओबरॉय। जंगल को एब्जॉर्ब कीजिए। आप टाइगर का किंगडम देखिए। आप जंगल के राजा से मिलने के लिए सोच रहे हैं कि आप 5,000 हज़ार रुपये दे के एक ही बार में देखे आ जाएंगे, और उसको देखने के लिए आपने सारे नॉर्म्स तोड़ दिए। आपको यही नहीं पता कि आवाज़ कितनी करनी है, कपड़े कैसे पहनना है, जंगल में जाना कैसे है। टाइगर दिख रहा है, एक तमाशा हो रहा है, एक तमाशा हो रहा है। आप किसी राजा के सामने तमाशा कर सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं। वो बेजुबान है। अगर वो ज़रा सा आपके ऊपर खूंखार हो जाए तो दोस्तों, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और मैं आज जिस शख्सियत के साथ बैठा हूँ ना, वो वाकई में किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। मैं ये कहूँगा जो कॉर्बेट आने वाले हैं वो उनके नाम से बहुत अच्छे से परिचित होंगे, वाकिफ़ होंगे। और ये शख्स जो है ये नेचुरलिस्ट हैं, कंजर्वेशनिस्ट हैं और बहुत नामी, बहुत लोगों के दिल के करीब। अगर मैं यहाँ बात कहूँ तो बगैर देरी करे मैं मिलवाना चाहता हूँ हमारे इमरान साहब से। तो इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ना चीज़ों को टाइम देने के लिए। ये इनकी नवासी है, कोई बात नहीं, साथ में नाना के साथ बैठी हैं अपने। जी। तो आपने नाना कह के ये भी अब मेरी जो है मैच्योरिटी को भी आपने जाहिर कर दिया। तो ये समझिए कि ये इनकी माँ भी यहीं पैदा हुई थी कॉर्बेट में, ये भी यहीं पैदा हुई है। तो माशाल्लाह ये पूरा समझेंगे इनके खून में आ गई ये चीज़, नेचर वाली। तो इमरान साहब, आपसे मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन वक्त की नज़ाकत है, कमी कह लीजिए, आपका बिजी शेड्यूल है, आपका बहुत अरसा गुजर गया है कॉर्बेट। और अभी लोगों ने आपका एक पॉडकास्ट भी देखा, शेर खान वाला। जी, शेर खान वाला आज तक रेडियो पे, तो बहुत दिल को छुआ। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो यकीनन लोगों ने उससे सीखी होंगी। हम खुश नसीब हैं कि हम आपके साथ बैठे हुए हैं इस टाइम और आपसे हमें बात करने का मौका मिल रहा है। तो बहुत छोटी सी मैं शुरुआत करना चाहूँगा बात की कि आपका ये जो नेचर के प्रति लगाव था, और ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ, किस डायरेक्शन में, और आगे कहाँ तक जाएगी? देखिए, हमारा जो आबाई मकान है बेसिकली वी बिलोंग टू प्लेस कॉल्ड रामपुर, जो कि यहाँ से बहुत पास है ना। रामपुर हमारी कुछ स्वार में ज़मीनें होती थी। स्वार यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर्स है। और तो मैं कुछ रिश्तेदार लोग थे, शिकार विकार करने आते थे यहाँ पर। उस ज़माने में हंटिंग ब्लॉक्स हुआ करते थे। टॉकिंग अबाउट अर्ली 70s। प्रोजेक्ट टाइगर शायद लॉन्च ही हुआ था।
तो हंटिंग ब्लॉक्स वगैरह बने थे सीताबनी में भी, इधर उधर जगह, तो हम लोग आते थे वहाँ पर और शिकार करके, मतलब शिकार भी क्या होता था ज़माने में, कोई नीलगाय मार ली, कोई जंगली सूअर मार लिया, कुछ और चले जाते थे शिकार करके। देख लगाव जंगल से मेरा स्टार्टिंग से वहीं से हो गया, पता नहीं कैसे वो कनेक्शन जो है वो अल्लाह ताला का ऐसा देन था कि वहीं से इस्टेब्लिश हो गया। फिर मेरे को दिल चाहा फिर मैं और ज़्यादा जंगल में गुजारूँ, तो हम भी सिबलिंग्स मतलब सब बहन भाई मिल के आ जाते थे यहाँ कॉर्बेट में, सुबह आए शाम को चले गए। फिर उसके बाद मेरे फादर ही सॉ दिस इंटरेस्ट इन मी एंड ही सेड ही इनकलकेटेड, आई मीन ही मेड श्योर कि आई शुड डू सम प्रोफेशनल कोर्स इन दिस। तो जब मैं मास्टर्स में आया तो मास्टर्स इन वाइल्ड लाइफ साइंस, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे मास्टर्स इन वाइल्ड लाइफ साइंस स्टार्ट हुआ, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। और फिर मेरा सिलेक्शन देहरादून में हो गया, FRI में, WII जिसे कहते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विच इज़ नोडल एजेंसी इन वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग एंड थिंग्स अदर। तो वहाँ पे मैंने 3 साल रिसर्च किया डिफरेंट एस्पेक्ट पे। असम में गया मैं, एक संगाई करके डियर होता है, बहुत ही इंडेंजर्ड, बहुत ही थ्रेटेंड, वो मणिपुर में मिलता है, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेट हैबिटेट असम में पबिटौरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ से राइनोज भी आए थे, दूधवा में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो वहाँ से स्टार्ट होते होते आ गया मैं। फिर मैंने वाल्मीकि थापर के साथ कई साल काम किया, मैंने टाइगर पे PhD भी किया, मैंने टाइगर कंजर्वेशन पे बेसिकली, नॉट ऑन द टाइगर एज ए इंडिविजुअल बट जो अप्लाइड एस्पेक्ट है टाइगर कंजर्वेशन के, उस पर मैंने PhD किया है। क्योंकि जंगल के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी डिपेंडेंस जंगल के प्रोडक्ट्स पे, चाहे वो जलाऊ लकड़ी हो, चाहे टिम्बर हो, चाहे हमारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, एक बड़ी है। तो उनकी वो जो देयर डिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड द एबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट टू सस्टेन दैट डिपेंडेंस, कितने साल तक जंगल उस तरह की डिपेंडेंस को झेल पाएगा। प्लस उसके साथ साथ जो उसके इल इफेक्ट्स थे कि जंगली जानवरों का खेतों में जाना, गाँव में जाना, और वो जाके उन्हें नुकसान करना है फसलों को, या किसी मवेशी को मार देना, या कभी ह्यूमन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो ये इस तरह की चीज़ें मैंने रिसर्च किया। और उसी दौरान मैंने रियलाइज़ किया कि हम लोग जो हैं ये जंगल को बचाना चाह रहे हैं, टाइगर को बचाना चाह रहे हैं, उन जंगलों को बचाना चाह रहे हैं जो कुदरत ने, नेचर ने, वाहिगुरु, जीसस, अल्लाह, जो भी नाम दीजिए आप, जो उसने खुद अपने हाथ से लगाया। ह्यूमन बींग्स के आने से कई हज़ार साल पहले वो जंगल लगे मिले, हम लोग तो बहुत बाद में आए, और उन्हीं जंगलों में टाइगर भी है। तो इनको बचाना अगर है तो इसके लिए कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होना ज़रूरी है, अदरवाइज लोग नहीं बनते। क्योंकि किसी भी डेवलपिंग डेमोक्रेटिक कंट्री में आप अगर एक नेचुरल रिसोर्स को बचाना चाहें जिसकी एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू, जिसकी छुपी वैल्यू, अब जंगल हम क्यों बचाते हैं, टाइगर हम क्यों बचाते हैं, इसके बारे में ये बहुत कम लोग जानते हैं कि क्या रिलेशनशिप है ह्यूमैनिटी से, मनुष्य से, आदमी से क्या रिलेशनशिप है इन सबका। आज की तारीख में तो लोगों को SEZ चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेवलपमेंट चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन जंगल बचाने का क्या फ़ायदा होगा। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो सरकार का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको सौतेली माँ का सा बिहेवियर अप्रोच मिले। मतलब जितनी वैल्यू आप अपनी आर्मी को देते हैं या अपनी पुलिस को देते हैं, उतनी वैल्यू फॉरेस्ट को नहीं देते हैं। हालांकि वो भी एक यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो उसको क्वान्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है, बताना कि साहब हम ये कर रहे हैं। अगर वो ये कह दें कि साहब हम देश के फेफड़े बचा रहे हैं, लंग्स बचा रहे हैं, ये लंग्स ही तो हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, तो वो उसको कोई मानेगा नहीं, कैसे बचा रहे हैं फेफड़े साहब, जंगल तो हमने भी लगा दिया, तो हमने भी लगा दिया। तो यहाँ से कनेक्शन मेरा हुआ, तो मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया। मैंने कहा क्या रीज़न है कि जंगल को बचाया जाए, और फिर मैंने उसको ह्यूमैनिटी से रिलेट किया, और मैंने फिर सस्टेनेबल इकोलॉजिकल टूरिज्म स्टार्ट किया कॉर्बेट के अंदर वे बैक इन 1994-95। उस ज़माने में बहुत कम लोग जानते थे जंगल। कान्हा में टूरिज्म स्टार्ट हो गया था, लेकिन अनरेगुलेटेड था, अनकंट्रोल्ड टूरिज्म था। फिर ये रेगुलेटेड टूरिज्म हमने कॉर्बेट में स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद जो मेरा मानना था, क्योंकि ज़्यादातर फॉरेस्ट ऑफिसर थे वो इसके खिलाफ थे कि आप जंगल में जाएंगे टाइगर डिस्टर्ब होगा, ये होगा। लेकिन मैंने जब टाइगर पे काम किया था मुझे पता था कि टाइगर इज़ हाईली अडेप्टेबल, सिचुएशन को अपने हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है उसमें, और वो टाइगर अडेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर टाइगर के नाम पे कोई टूरिज्म होता है तो उससे लोकल लोग जो जंगल के आसपास रह रहे हैं उनकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा टाइगर बचाने में, और जब सरकार को कोई टैक्सेशन मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे, तो सरकार भी उसको बचाने की कोशिश करेगी। और जब तक नहीं मिल रहा है तब तक कोई किसी को बचाने की जरूरत नहीं, सरकार भी बहुत कम इंटरेस्ट लेगी। यही वजह थी कि जो अब तक स्टेप मेडली ट्रीटमेंट मिलता रहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। आज टूरिज्म जब डेवलप हो गया है तो अब हर बच्चा जानता है टाइगर क्या है, हाथी क्या है, ये क्या है। कॉर्बेट में देखें क्या फुटफॉल बढ़ गया है, कितनी जबरदस्त। और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म आप लोगों के बदौलत इंडिया में एक वो आया, जैसे पहले फॉरेन कंट्रीज में हम देखते थे जानवरों के प्रति लगाव, ये अभी कुछ सालों में आप लोगों की मेहनत रंग लाई है और पब्लिक हमारे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की तरफ आगे बढ़ रही है।
अच्छा इमरान साहब, एक चीज़ और आपने बताया, इतना आपने अपनी पूरी जर्नी बताई, इसमें मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछूंगा कि एक वो आता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का भी एक पार्ट आता है। अगर कोई इस सिचुएशन में आ जाए तो उसे बचाव के लिए क्या करना है और कैसे हम इस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं? देखिए, मैं फिर आपको दोबारा से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के ऊपर लेके जाऊंगा। हालांकि मेरे जो सीनियर्स थे, वाल्मीकि थापर या फतेह सिंह राठौर या एच एस पंवार साहब या जो बड़े बड़े जो जिन्होंने फील्ड में भी टाइम गुजारा है, और वैसे भी वो लोग टूरिज्म के अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते टूरिज्म को, उसके पीछे कोई रीज़न रहा होगा। मैं हमेशा टूरिज्म का बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा हूँ कि जब तक लोकल लोगों को कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इनकम जनरेशन को बढ़ाना, तब तक लोकल लोग इसमें कोई नहीं करेंगे और वो जंगल का इंक्रोचमेंट होता रहेगा। इसी तरीके सरकार का। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि आगे जाने के बाद टूरिज्म का एक अलग ही शेप हो जाएगा। जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है वो तो ख़त्म हो चुका है। वो तो सिर्फ जंगल में, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में इको टूरिज्म गाइडलाइंस बना दी थी, उन गाइडलाइंस के बेसिस पे आज टूरिज्म चल रहा है सब जगह। वो तो सब सही हो रहा है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई भी कंट्रोल रेवेन्यू लैंड पे नहीं है। रेवेन्यू लैंड पे कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी साउंड लेवल, कोई भी म्यूज़िक या कोई फेस्टिवल, सब कुछ हो सकता है। लेकिन वो डायरेक्ट उसको फॉरेस्ट को जंगली जानवरों को अफेक्ट करता है। अब ये टूरिज्म, अब जो आपने बात की मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो पहले भी था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब ज़रा ज़्यादा बढ़ गया है, सुर्खियों में ज़्यादा आ गया है। पहले मनुष्य की गतिविधि जो है बड़ी रेस्ट्रिक्टेड थी, अब जो है मनुष्य की गतिविधि अनकंट्रोल्ड है। मैं आपको कॉर्बेट से एक मिसाल देता हूँ। मैं बताया कि मैं सन 94-95 में आया था, हालांकि मैं सबसे पहले 86 में आया था। शाम को 6 बजे के 5 बजे के बाद रामनगर से ढिकुली के लिए कोई साधन नहीं था, सब बंद हो जाता था, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। हम लोग कॉर्बेट हाईवे हमने बनाया था उस ज़माने में, तो शाम को हम जाते थे और वहाँ पे जंगली जानवर मिलते थे रास्ते में, और कोई परेशानी नहीं होती थी किसी को। जानवर भी निकलते थे, आदमी भी निकल जाता था। अब आप देखिए 2007-8 के बाद आप रामनगर को सेंटर मान लीजिए जी। रामनगर से निकलने वाली एक रोड तो हुई काशीपुर, एक रोड हो गई ढेला, एक रोड हो गई हल्द्वानी, एक रोड हो गई रामनगर बराज के पास से पाटकोट, एक रोड हो गई ढिकुली। ये 4-5 रोड्स हैं। इन 4-5 रोड्स पे पहले हम खड़े होते थे, शायद मेरे ख्याल से 10 मिनट में एक गाड़ी निकल जाती थी, 15 मिनट में। आज 1 मिनट में 100-200 गाड़ियाँ निकल रही। कभी आपने सोचा रामनगर में कैसा जाम आएगा? क्या अभी मैं फील करके आ रहा हूं। आप सोचिए, कॉर्बेट एज ए डेस्टिनेशन, काय का डेस्टिनेशन है? द वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ कि किसी शादी के, या अब फुटफॉल देखिए कितना फुटफॉल हो गया है, इतना मतलब ट्रैफिक है और अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रैफिक है। अगर जंगल के बीच में से, जंगल दोनों तरफ जंगल है, कोई रोड जा रही है, तो कम से कम ये तो रिस्ट्रिक्ट है कि शाम को 6 बजे के बाद आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, 5 बजे के बाद मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सुबह 7 बजे शुरू होगा, 24 घंटे ट्रैफिक चल रहा है। ठीक, टाइगर को ये थोड़ी पता है कि मैं तराई वेस्ट में हूँ या रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में हूँ या मैं इधर हूँ, तो निकलना है उनको, निकलना है। मेरा कॉन्सेप्ट जो था वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का, हालांकि मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा हूँ, बट दैट इज ओनली वाइल्ड लाइफ सस्टेन वाइल्ड टूरिज्म। मैं कहता था, मैं गाँव वालों से कहता था, ज़मीन मत बेचो, अपनी ज़मीन अपनी लीज पे दो। तुम्हारे पास खेती करने के लिए ज़मीन है, तुम उसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं स्टार्ट कर सकते। तो कमर्शियल एक्टिविटी जो करना चाहे वो आए, तुमसे ज़मीन लीज पे ले, वो अपना कंस्ट्रक्शन करे, रिजॉर्ट बनाए, होटल बनाए, और तुम उसमें एक पार्टनर रहो एज ए किसान जिसकी लैंड है, और अपने बच्चों को भी उसमें लगाओ। और वो एक कॉन्सेप्ट होता है टूरिज्म का। ठीक, अब लोगों ने जब ज़मीनें बेच दी तो उनके हाथ कट गए, तो अब उसमें कुछ भी हो सकता है वो ज़मीन के अंदर। तो एग्जैक्टली जो वो ये कॉन्सेप्ट टूरिज्म का है, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं था। हालांकि मैं आज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने एरियाज़ खोल सकते हैं किसी भी स्टेट में जिसका फॉरेस्ट कवर लगभग 75% है, तो उसमें वहाँ के लोगों को रोज़गार भी तो वहीं से मिलेगा। अब उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट कवर है, तो रोज़गार ही फॉरेस्ट से मिल रहा है। इसी वजह से अब कॉर्बेट के 7 टूरिज्म जोन हैं, रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में अब 4 टूरिज्म जोन हो गए, तराई पश्चिमी डिवीजन में 2 टूरिज्म जोन हो गए, एक आध जोन और खुलने वाला है। तो ये लोग कई मरतबा ये कहते हैं साहब ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस वजह से बढ़ रहा है कि वो इतने टूरिज्म जोन खुल रहे हैं। कुछ हद तक हो सकता है, बात सही है, लेकिन अगर ऐसा होता तो हर टूरिज्म जोन में रोजाना कोई ना कोई टाइगर किसी पे अटैक कर रहा होता। जी जी जी, ठीक, रोजाना कोई ना कोई जीप पे अटैक हो रहा होता। कभी सालों में 1 आध साल में कोई आ गया, वो भी
वो भी जीप वाले की गलती से हुआ है कि वो बिल्कुल मुंह में घुस गया टाइगर के या कुछ करा, वरना जितने भी अटैक हुए हैं वो कहाँ हुए हैं, जब जंगल में औरतें लकड़ी लेने जा रही हैं। सही बात है। मैंने नहीं सुना कोई टाइगर आया हो किसी के दरवाजा किसी का दरवाजा खटखटाया हो उसको पकड़ के ले गया ऑर्डर। बहुत गहरी बात, बहुत बड़ी बात है, गहरी। अच्छा अब आप सोचें 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था तो हमारे पास 36 टाइगर थे। आज मतलब मैं अपनी फिगर बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल फिगर है। आज हमारे पास लगभग 300 टाइगर है। ठीक, टाइगर ने अपनी जनसंख्या बढ़ा ली बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स मेजर। लोगों ने अपनी जनसंख्या उसके 50 टाइम बढ़ा ली। टाइगर ने तो रहना सीख लिया लोगों के साथ, लोगों को सीखना नहीं आ रहा टाइगर से, अभी तक नहीं आ रहा सीखना। ठीक हो गया, तो मैंने भी कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ ही रहा है, उसमें उनको दोष देना तो बहुत ही मुश्किल है। हम टाइगर का तो दोष दे ही नहीं सकते, इसमें सारा दोष हमारा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। चाय पीजिए आप लोग। हाँ, लेते रहेंगे आप। तो ये तो बहुत इन्होंने गहरी बात बताई। अच्छा, थोड़ा सा मुख्तसर सा करूँगा मैं इस पॉडकास्ट को। तो दोस्तों, आपने एक मूवी का नाम सुना होगा, काल। जब कॉर्बेट की बात आती है तो कहीं ना कहीं उस मूवी का जिक्र करके आता है, और मैं जिनके साथ बैठा हूँ इनका बहुत बड़ा योगदान है उस मूवी में, क्योंकि डायरेक्टर साहब ने उस दिन खुद स्टेज पे सामने बोला कि अगर इमरान साहब ना होते तो शायद वो मूवी ना होती। तो थोड़ा सा कुछ यादें जुड़ी हो, कोई किससे कहानी जुड़े उस दौर से। ये जो डायरेक्टर थे उस फिल्म के, उनका नाम था सोहम शाह जी। अभी आए भी थे कॉर्बेट में, किसी ने उनको बुलाया था, कोई बुक लॉन्च हुआ था बदलता कॉर्बेट। तो वो एज ए स्मॉल लिटिल स्टूडेंट बेसिकली यूज्ड टू कम टू कॉर्बेट, और वो रुकते थे कहीं पर, और फिर उनका दिमाग में आया कि मैं एक मूवी बनाता हूँ। और वो थोड़े से वेल कनेक्टेड थे, तो धर्मा प्रोडक्शन को उन्होंने दिया, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बना के दिया। तब तक मुझसे बात नहीं हुई थी। अनुपम शर्मा यहाँ पे एक है, उनके रिजॉर्ट में रुकते थे, अनुपम शर्मा से वो बात हुई, मेरा मुलाकात उनसे नहीं हुई। अब जो उन्होंने जिन कहानी बताई दी थी कि जब वो फंस गए थे कि कहाँ हमें वो नहीं मिल रही, तब उन्होंने मुझसे मुलाकात की। तो मैंने उनसे कहा कि पहले मुझे स्टोरी बताइए क्या है। तो उन्होंने मुझे स्टोरी बताई। वो ऐसी बताई कि एक जंगल है जिसके अपने कानून नियम हैं, उसको कोई अगर तोड़ेगा तो जंगल अपना बदला अपने आप लेगा। तो जो काली का रोल है पिक्चर में, अजय देवगन जो काले रंग का सूट पहन के, शलवार कुर्ता और वो हाथ में डंडा लेके चल रहे हैं, वो सही था। लेकिन वो थोड़ी सी आगे जाके वो घोस्ट फिल्म किसी हो गई थोड़ी सी तरह, भूत प्रेत वाली खाली, तो उनको नाम चेंज करना पड़ा था। लेकिन वो फिल्म की स्टोरी अच्छी थी, उसका जो उसके पीछे जो इंटेंशंस थी अच्छी थी। तो हमने सारी लोकेशन उनके लिए ढूंढी सब जगह। उस ज़माने में उत्तराखंड स्टेट नया बना था, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, पर हम क्योंकि जंगल से जुड़े हुए थे इसलिए हम चाहते थे कोई भी रूल रेगुलेशन, हम कहा लाइट नहीं जलेगी, बहुत बड़ा क्रू नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, बहुत डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई ज़्यादा वहाँ म्यूजिक नहीं बजेगा, सब पे कंट्रोल। उसके बाद उन्होंने वो शूटिंग करी वहाँ पर। एक किस्सा मुझे याद आता है, एक दापका करके जगह है, वहाँ पे एक शूटिंग हो रही थी, वहाँ पे एक ढाबा बनाया था उन लोगों ने, और वो तो वहाँ पे बिल्कुल जंगल का इलाका है, दापका है बेसिकली, पानी बहता है पास से। वहाँ पे एक पाइथन निकल आया, बर्मीज पाइथन होता है हमारे यहाँ कॉर्बेट में, बड़ा सा जानवर। जब वो निकल आया तो जो पब्लिक देखने आई थी शूटिंग, उसमें ज़रा सी बेचैनी सी हो गई। एक लोग जो है वो होने लगे, आवाज़ निकाल लगे, शूटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। मैं वहाँ गया और मैंने जाके उसको सांप को पकड़ के मैं ले जाने लगा जंगल की तरफ। अच्छा, बड़ा सीधा सा जानवर होता है वो, कोई किसी को नुकसान नहीं करता, नॉन वेनमस। जब मैं जाने लगा तो पीछे से मेरे भागते हुए आ रहे थे जॉन अब्राहम और वो जो क्या नाम है, विवेक ओबरॉय। सर ये कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने कहा मैं जंगल में छोड़ने जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो वहाँ उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई। मेरा कोई किसी सेलिब्रिटी के पास जाके कोई साइन लेना या कुछ करना, ये ना मेरा इंटरेस्ट था ना कुछ है। तो बाद में सेलिब्रिटी में खुद ही बन गया। वो मुझे अपनी वैनिटी वैन में ले गए, तो मुझसे किससे कहानियाँ सुना करते थे, और वो इस तरीके से हुआ। तो काल फिल्म बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, और वो अच्छी फिल्म अच्छी उससे बनी थी, अच्छा था। आज भी मैं कहता हूँ चलो भूत प्रेत का एक एंगल दिखा दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन एक अच्छे मैसेज के साथ किसी जंगल का कानून अगर तोड़ा तो जंगल अपने आप, क्योंकि हर जगह तो मैन पावर है नहीं मौजूद। तो फिल्म उसको जो था वो दर्शाया ये था कि जो काली है बेसिकली वो जंगल का स्पोक्स पर्सन है। जंगल के बिहाफ पे वो सबसे बदला लेता है जो लोग कानून तोड़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप भी कभी डरे हो कभी जंगल में? अगर मैं कहूँ टाइगर चार्ज से, अगर मैं सीधी बात पब्लिक के अकॉर्डिंग बात पूछूं तो देखिए, टाइगर कोई ऐसा इंसिडेंट जो आज भी याद हो? टाइगर का मॉक चार्ज ज़्यादा होता है, डराता है। एग्जैक्टली, सीरियस चार्ज तो बहुत ही कम करता है टाइगर, क्योंकि टाइगर का ह्यूमन कोई ऐसा खास रिलेशन है नहीं, अब तो ज़्यादा अडेप्ट कर चुका है। लेकिन बहुत ही सिचुएशन, मतलब टाइगर का कोई अटैक अभी वहाँ हुआ, बांडीपुर में हुआ है, जो बांडीपुर टाइगर रिजर्व बंद हो गया है। कुछ दिन पहले रणथंभौर में भी वो जो गणेश मंदिर को जाते हैं वहाँ पर भी एक औरत को मारा।
तो इस तरह के एक्सीडेंट तो होते हैं, कभी टूरिस्ट के साथ नहीं हुआ है। और हमारे साथ ये है कि टाइगर आपको इंडिकेशन देगा कि वो आपसे कंफर्टेबल नहीं है। जब वो इंडिकेशन दे दे आपको तो आप पीछे हट जाए ज़्यादा से। मैं एक बार गाड़ी चला रहा था, बिजरानी में जा रहे थे हम, मचान चौड़ करके है बिजरानी में एक जगह, एक लंगूर अलार्म कॉल दे रहा था, घास बड़ी बड़ी थी। तो मैं गाड़ी चला रहा था, ये बात है कम से कम सन 2000 शायद 98-99 की है, 2000 से पहले की। मेरे साथ 4 अंग्रेज़ बैठे थे गाड़ी में और मैं गाड़ी चला के जा रहा था। उस ज़माने में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं था। तो जब लंगूर की अलार्म कॉल होती है तो बहुत रिलायबल कॉल होती है, और अगर वो जिस तरफ देख रहा होता है उसी तरफ अगर आप देखें तो यकीनन कोई ना कोई आपको फुल मतलब फ्रूटफुल साइटिंग होती है। तो कंटिन्यूसली लंगूर जो है, हम जब पहुँचे हैं ऐसे करके पहुँचे हम एक बैंड से रोड पे, और वो लंगूर यहाँ बैठा है और वो कंटिन्यूस हमारे रोड के लेफ्ट साइड में देख रहा है, राइट साइड में वो नहीं देख रहा है और अलार्म कॉल दे रहा है। मैंने अपने गेस्ट को कहा कि आप सीट पे भी खड़े हो जाइए, देखिए सीट पे खड़े होकर आप दिख जाए। अचानक 2-3 मिनट हो गए, कुछ दिख नहीं रहा है और लंगूर लगातार कॉल दे रहा है। वो उसने रोड के राइट हैंड पे मेरी साइड में एक बार भी नहीं देखा और हम सब इधर की तरफ देख रहे हैं, मैं भी। अचानक एक जोर सी धाड़ के साथ जिप्सी के बोनेट के पास से जंप करती हुई एक पूरी टाइग्रेस। हुआ क्या था कि जब हमारी गाड़ी मुड़ी है तो माँ और बच्चे रोड पे बैठे हुए, गाड़ी की आवाज़ सुन के गाड़ी से माँ इधर चली गई, बच्चे इधर चले गए। ये जो लंगूर है ये बच्चों को देख के बोल रहा है, माँ को नहीं देख रहा है। एक बार में आप लोग उधर देख रहे हैं, हम उधर देख रहे हैं और माँ को अपने बच्चों के पास पहुंचना था। हमारी गाड़ी ऐसी सिचुएशन पार्क थी कि बच्चों और माँ का रास्ता टूट गया। तो शी वांटेड टू रीच आउट टू हर कब्स, तो उसने वो जंप करके इधर को गई। ये एक इंसिडेंट मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। ऐसी मैं रणथंभौर में एक बार रिसर्च कर रहा था, तो मेरा एक वो फील्ड असिस्टेंट था। हम लोग क्या करते थे, जंगल की प्रोडक्टिविटी देखने के लिए हमने एक इंक्लोजर बनाया था। इंक्लोजर के अंदर जो भी घास पैदा होती थी उसको वीकली या 15 दिन में जाके काट के उसको तोलते थे, क्वान्टिफाई करते थे। और वो इंक्लोजर ऐसा था इसके अंदर कोई जानवर नहीं घुस सकता था। तो वो हम कर रहे थे, तो मेरा जो अब कितना 10 बाई 10 फीट का होगा, तो अचानक मेरा जो फील्ड असिस्टेंट था वो कैंची से काटते काटते उसने सामने देखा, यूँ करती उसकी आंखें फटी। मैं इधर बैठा हूँ, मैंने कुछ देखा मेरे पीछे, मैं देखा, मैंने कहा अरे लक्ष्मण क्या हो गया देख। अब लक्ष्मण की आंखें फटी हैं, लक्ष्मण देख रहा है और जिस तरफ लक्ष्मण देख रहा है उधर की तरफ मैंने मुड़ के देखा तो एक स्लॉथ बेयर हमारे तार को खड़ा हुआ मुझसे 8 फीट की दूरी पे। वही एक इंसिडेंट था। बाकी तो काफ़ी इंसिडेंट होते हैं जंगल के अंदर और बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। टाइगर कभी भी किसी को जाना होता है उसके, मैं तो समझता हूँ उसके लिए बीस्ट का वर्ड यूज़ करना ही गलत है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए। हाँ, टाइगर साइटिंग के अपने रूल्स हैं कि 10 सेकंड 15 सेकंड दिखेंगे। आजकल हो क्या रहा है कि कैमरामैन जो हैं या जिप्सी वो टाइगर को जब तक वहाँ से भगा नहीं देते हैं तब तक बिल्कुल टाइगर सेंट्रिक टूरिज्म बिल्कुल नुकसानदेह है। कभी भी कॉन्सेप्ट किसी भी अच्छे वाइल्ड लाइफर का ये नहीं हुआ कि टाइगर सेंट्रिक टूरिज्म। आप जंगल जाइए तो आप जंगल को एब्जॉर्ब कीजिए, आप टाइगर का किंगडम देखिए। अब आप सोचिए कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलना चाहते हैं या लोकल एमएलए से मिलना चाहते हैं या एमपी से, आप कोई अपॉइंटमेंट लेंगे कि जाएंगे वहाँ पहले, उसके बाद वो आपको बताएगा कि साहब इस वक्त आ जाना। हो सकता है उसको कोई काम आ गया और नहीं हुआ उस वक्त, आप उसके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने इम्पोर्टेंट कोई और काम होंगे उसके लिए। अब आप वहाँ गए, एक बार गए, 2 बार गए, फिर आपको तीसरी बार में मुलाकात हो गई या दूसरी बार में मुलाकात हो गई। अब ये तो रहे आपके लोकल एमपी एमएलए और डिस्ट्रिक्ट में। आप जंगल के राजा से मिलने के लिए सोच रहे हैं कि आप 5-7 हज़ार रुपये दे के एक ही बार में देखे आ जाएंगे और उसको देखने के लिए आपने सारे नॉर्म्स तोड़ दिए। आपको यही नहीं पता कि आवाज़ कितनी करनी है, कपड़े कैसे पहनना है, जंगल में जाना कैसे है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमारे रिजॉर्ट में हमने किए थे वो ये किए थे कि एक पोस्ट हुआ करती थी नेचुरलिस्ट के अंदर में डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रूम्स 2-4 लोग और होते थे जो कि ट्रेन हो जाते थे और वो नेचुरलिस्ट जो है वो एक ब्रीफिंग दिया करता था, सब जंगल जाने के रूल्स ये हैं, ये कपड़े पहनना है, आपको कैसे बिहेव करना है। अब ये सब कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए। अब तो बस सफारी बुक कर दी, चले गए, टाइगर दिखा नहीं दिखा, दिख गया तो बहुत अच्छा है, टाइगर दिख रहा है, एक तमाशा हो रहा है। आप किसी राजा के सामने तमाशा कर सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं, वो बेजुबान है। अगर वो जरा सा आपके ऊपर खूंखार हो जाए तो आप कहते हैं साहब ये वो मैनीटर हो रहा है, मैनीटर हो गया, ये हो गया, एग्रेसिव हो गया। जी। तो ये बहुत गहरी बातें हैं और आपके दिल में बहुत घर करेंगी यकीनन। मैं कह रहा हूँ जिसको नहीं समझ रहा दोबारा ये पॉडकास्ट सुनना, इनकी बातें सुनना और अपने दिलों में बसाना। जंगल से आप उतना लगाव करेंगे जितना ये करते हैं। और यही दुआ के साथ मैं ये पॉडकास्ट को एंड करता हूँ कि अल्लाह ताला
ऊपर वाला आपको हमेशा खुश रखे, कामयाब रखे, हंसता शुक्रिया, आमीन मुस्कुराता सुम्मा रखे। आमीन। तो बस चलते हैं, और साथ साथ मैं कह रहा हूँ आपकी थोड़ा प्रॉपर्टी का मैं लोगों को एक वॉक थ्रू दे देता हूँ। ये लोकेशन देखिए, पूरा जंगल है पीछे, है ना। और ये इनका लॉज, रेंजर्स लॉज, बहुत खूबसूरत लॉज है, पीछे फेंसिंग भी हुई हुई है। और ये पूरा लॉज है, और रास्ता भी दिखाऊंगा मैं आपको कैसा, कितनी खूबसूरत जगह में एक जंगल के करीब एक प्रॉपर्टी है, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और उन्होंने बताया यहाँ टाइगर भी स्पॉट हुआ है कई बार। जाहिर सी बात है, जंगल है, उसका घर है, तो वो कहीं भी आ जा सकता है। और उनके कमरे ऊपर भी बना रखा है इन्होंने, बहुत खूबसूरत जगह, एक अलग एहसास वाली जगह। बदर भाई, कैसा लगा आपको इस लोकेशन पे आके? कोर्स जैसा एक इमेजिनेशन था कि मतलब कुछ ऐसा मिलेगा या मिल सकता है ना, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर मिला है। और जिस तरीके से इमरान साहब ने हमें इज़्ज़त से नवाजा और हमें काफ़ी जंगल के बारे में डिटेल्स में बातें की, अपने बीते हुए वक्त की बातें बताई, जो उनका एक अपना ड्रीम था उसके बारे में बताया, और जो उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेन अहम बात है वो आपके सामने है। शायद मुझे या उमर भाई को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जो भी आपके सामने कैमरे के सामने आप खुद फील कर लीजिए कि क्या है। क्या खूबसूरत जगह है। अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉरेस्ट के बाहर रह के आपको FRH वाला फील आए, तो आप मानोगे? तो बिल्कुल मानना, क्योंकि ये वही जगह, मुझे जब मैं यहाँ से आ रहा था, एंट्री ले रहा था, तो मुझे वही चीज़ महसूस हुई कि मैं किसी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में जा रहा हूँ। दिल चाहता है कि वो सामने बैठे रहें, बोलते रहें, हम उनसे सीखते रहें। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और दिल से शुक्रिया इमरान साहब आपका, आपकी इज़्ज़त अफजाई के लिए, आपकी मेहमान नवाजी के लिए। तो दोस्तों, ये रास्ता है, तो बहुत खूबसूरत ऑफ रोड वाला, जैसे कहते हैं ना रास्ता, गांव वाला, एक प्रॉपर फील वाला। तो आप लोग आएँ, इनके लॉज को भी देखें, इनके साथ रहें। और यहाँ पे जो ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप आओगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे। जितनी मोहब्बत आप लेके आओगे, उससे ज़्यादा यहाँ से लेके जाओगे मोहब्बत जंगल की, इनकी। और अपने आप को एक बेहतर, कहते हैं जो जंगल को समझ गया वो अपने आप को समझ गया, और बेहतर आपकी ज़िंदगी में उससे इजाफा होगा। तो ये देखिए, गांव आ गया, पूरी लोकेशन में दिखाऊंगा आपको, और ताकि आपको आने में कोई प्रॉब्लम ना रहे और आप आराम से आ जा सकें। रेंजर्स लॉज करके इनके लॉज का नाम है। और देखिए सामने क्या खूबसूरत नज़ारा, ये बहुत तगड़ी फीलिंग। और अपने प्रॉपर्टी के आसपास भी इन्होंने कई बार जिक्र करा है कि उन्होंने टाइगर देखा है, तो ये आपका लक है। और बहुत अच्छी बातें बताई टाइगर के बारे में, यकीनन आपको पता चली गई होंगी। तो फ़िलहाल गांव से इस रास्ते से निकल के जा रहा हूं, और मिलूँगा जल्दी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये है इनका साइन बोर्ड, और ये लेफ़्ट रास्ता जो आ रहा है रामनगर से आ रहा है, और इधर राइट साइड में ढेला की तरफ जा रहा है। तो ये एक आपको यहाँ बाहर लगा हुआ दिख जाएगा इनका साइन बोर्ड, और नीचे लिखा है इमरान्स जंगल होम इन कॉर्बेट। तो कहते हैं नाम ही काफ़ी है ना, तो वही वाली बात है। तो इनके पास तो बहुत बड़ा इनका एक मैं कहूँ, आप लोग आना चाहें, अपना प्यार दिखाना चाहें, तो ज़रूर इस जगह को आके आप चेक करें।